नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित एमसीक्यू को भी हम देखते हैं। ये आपको पता है, फिर भी मैं रोज़ क्यों बताती हूँ, क्योंकि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको ये बताना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आपसे पहले मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। क्या कोई नए प्रकार का प्रोग्राम आप चाहते हैं, क्या इस प्रोग्राम में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या ये प्रोग्राम आपको हेल्प कर रहा है, जैसा भी आप चाहें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ये मेरा बहुत मानना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस की तरफ से एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है, उसके बारे में सूचना है। तो ये बैच जो स्टार्ट होगा, ये 22 अगस्त से स्टार्ट होगा। क्लासेस की जो टाइमिंग रहेंगी वो 11:30 बजे रहेगी। इस बैच के बारे में जानने के लिए या फिर अभी इंडिपेंडेंस डे पर एक ऑफर हमारे द्वारा दिया जा रहा है, उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर देखिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। बेझिझक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ऑफर्स के बारे में, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में, नोट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो एक गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका ये शहरी वाला कंपोनेंट। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि सरकार ने इस योजना की जो टाइमलाइन थी उसको बढ़ा दिया है, 2024 तक कर दिया है। तो इस योजना के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि आखिर सरकार ने इसके टाइमलाइन को क्यों बढ़ाया है। दूसरा टॉपिक हमारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे कारणों की वजह से न्यूज़ में थी। जैसे कुछ कंपनीज के द्वारा अपने कस्टमर्स के डाटा को लेकर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था, इसलिए चर्चा में थी। दूसरा, अभी दिल्ली में जो रायोट्स हुए थे उनमें कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे, उनको पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमें पेपर में लगातार पढ़ने को मिल रही हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसके क्या लाभ हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्या भारत सरकार इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ अपनी किसी इनिशिएटिव में कर रही है? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। थर्ड टॉपिक होगा डिजिटल लेंडिंग के लिए नए दिशा निर्देश। आज के सारे न्यूज़पेपर में ये टॉपिक ज़रूर दिया हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग को लेकर अपनी नई गाइडलाइंस को जारी किया है। उन्होंने एक्चुअली इन गाइडलाइंस को और ज़्यादा सख्त बनाया है, जिसको लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये पढ़ना है कि इस तरह की गाइडलाइंस जो एक डिजिटल आप कह सकते हैं लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बढ़ावा देती है या इसको थोड़ा सा पीछे ले जाती है। हम इन गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे कि आखिर आरबीआई ने कहा क्या है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे जो केंद्र है उन्होंने राज्यों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए जो है जारी कर दी है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि राज्यों को एक सुनिश्चित जीएसटी कंपनसेशन जो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता था वो अब देना बंद हो गया है। तो राज्यों का फाइनेंशियली जो एक सिस्टम था वो थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा था। तो देखिए, केंद्र की तरफ से राज्यों को अलग अलग चीज़ों के तहत पैसा दिया जाता है, जिसमें से एक होता है जो केंद्रीय जो हमारे टैक्सेस होते हैं, उन टैक्सेस का एक नेट पूल होता है। उस पूल में केंद्र का भी हिस्सा होता है, राज्यों का भी हिस्सा होता है। मंथली बेसिस पर जो है केंद्र की तरफ से राज्यों को पैसा जारी किया जाता है। तो फिलहाल केंद्र ने 2 महीनों की किस्त को एक साथ जारी कर दिया है, ताकि राज्यों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इसको थोड़ा बेटर किया जा सके, राइट। देन हमारा एंड का टॉपिक होगा जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता। देखिए, हम सब जानते हैं माइनॉरिटीज़ की जो पहचान की जाती है वो राज्य के स्तर पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में इस बात को बार बार दोहराया भी है, राइट। लेकिन हाल ही में ये एक मुद्दा उठा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है अल्पसंख्यकों की पहचान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इसको मना कर दिया है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को हम राज्य को एक इकाई मानकर ही पहचानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने
ने किस जजमेंट में ऐसा कहा है, अल्पसंख्यकों को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, हमारी कंट्रीज में किस किस को माइनॉरिटीज का दर्जा प्राप्त है, और अल्पसंख्यक आयोग पर एक प्रश्न, इसको हम इस टॉपिक के तहत समझेंगे। तो आइए पहले टॉपिक यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम है इससे जो है हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है जो हमारी PMAY अर्बन योजना है, इसको दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। ये योजना शुरू कब हुई? तो देखिए 2015 में ये शुरू हुई थी। इसका एक तरीके से उद्देश्य क्या था? तो सभी के लिए आवास मिशन, राइट, जिसका उद्देश्य ये था कि जो पात्र एलिजिबल शहरी लाभार्थी हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में, वो गरीब लोग, वो प्रवासी लोग जो अपना खुद का एक सम्मानजनक घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एक पक्का घर जो है सरकार की तरफ से दिया जाए। इसी योजना के जो अदर सब कंपोनेंट्स है उसमें एक विजन ये भी था कि जो स्लम बस्तियां होती हैं उनको भी क्या है सुविधाओं से लेस किया जाए और वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। तो ये इसका बेसिकली क्या था कि शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसका जो है अंतिम डेडलाइन कम की थी, तो देखिए मार्च 2022 में इसको समाप्त हो जाना था, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ राज्य सरकारों की तरफ से काफ़ी सारे लाभार्थियों के लिए घर बनाना है, ये बात केंद्र सरकार को बताई गई, और ये तब बताया गया जब इस योजना को ख़त्म होने में कुछ महीने ही बचे थे। तो इसका मतलब काफ़ी सारे बेनिफिशरीज के लिए अभी भी काम करने की ज़रूरत थी। तो उन लोगों के लिए घर बन सके तो उसके लिए अपने आप को एक टाइम देने के लिए सरकार ने इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है, राइट। अब क्या किया जाएगा? देखिए 31 मार्च 2022 तक जिन को हमने स्वीकृति दे दी थी, ठीक है, 31 मार्च 2022 से पहले पहले जिनको परमिशन मिल गई थी, ऐसे करीब 122 लाख घरों को पूरा करने के लिए क्या है वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देगी, राइट। तो देखिए 123 लाख ये जो घर है 122.69, तो अप्रॉक्सीमेटली 123 लाख हो गए। तो देखिए इसमें से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे उन्होंने 40 लाख घर के जो प्रस्ताव थे वो देर से दिए थे, तो इसीलिए क्या है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक प्यारा सा इंफोग्राफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर था, वहां से मैंने लिया है। क्या इसकी विशेषता रहेंगी? सभी मौसमों के हेतु पानी, रसोई, बिजली, शौचालय के साथ श्रम रिहायशी इकाइयां बनाना। इसके अलावा क्या है, महिला सशक्तिकरण करना। कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहा है, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके अलावा जो शहरी गरीब है उनके जीवन की क्या है गुणवत्ता को बेहतर करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना। स्वामित्व पट्टे की सुरक्षा करना, किसी जमीन पर अगर कोई लंबे टाइम से रह रहा है, उसके पास पेपर नहीं है बट स्वामित्व उसी के पास है, तो वो पेपर वगैरह का काम भी पूरा करके देना, और पर्याप्त भौतिक सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना। These are some features of this scheme you can use in your means answer writing, right? तो जब आप मीन्स की आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको देखिए कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यू कैन यूज कीवर्ड्स और आप फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप में भी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे इस स्कीम की विशेषताओं में आप एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अब हम देखते हैं इस योजना के बारे में। इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वो आवास और जो शहरी कार्य मंत्रालय है उनके द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। इसके तहत जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS, राइट, और जो निम्न आय वर्ग है यानी कि लो इनकम ग्रुप्स हैं, और साथ में जो मध्यम आय वर्ग है यानी कि हमारे जो मीडियम इनकम ग्रुप्स हैं, उन सारी श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करेगा। तो अगर आपको ये याद रखना हो कि कौन कौन एलिजिबल है इस योजना के लिए, तो इनको याद रखिएगा। EWS आपके हो गए, LIG हो गए और MIG हो गए, राइट। इनकी फुल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब देखिए इसमें होगा क्या। इसमें जो केंद्र सरकार है वो एक्चुअली फाइनेंशियली मदद करती है, और जो राज्य सरकार है उनकी जिम्मेदारी एक तो लाभार्थियों की पहचान करना है कि भाई आपकी स्टेट में वो कौन से लोग हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, इस योजना को लागू करने का काम भी जो है स्टेट के पास ही है। तो केंद्र क्या है वित्तीय सहायता देता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों का चयन करते हैं और साक्षी योजना को लागू करते हैं। ये जो स्कीम है ये मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है, यानी कि आवासों की जो कमी है उसका आकलन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। कितनी डिमांड है, कितनी कमी है हाउसेस की, वो राज्य या यूटी के लेवल पर
देखा जाता है, देन अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड फिर जो है चीज़ों को किया जाता है, राइट। इतना आप समझ गए, आसान था। इसके बाद देखिए सारे ही घरों में शौचालय भी होगा, पानी की आपूर्ति भी होगी, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि महिला सदस्य के नाम पर या फिर संयुक्त नाम से ही घर का स्वामित्व दिया जाएगा। घर की जो ओनरशिप होगी प्रेफर किया जाएगा वुमेन के नाम पे रखी जाए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, वुमेन्स को प्रॉपर्टी का ओनर बनाया जा सके। और सोसाइटी में जो स्टैग्मा है कि वुमेन्स प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, सामान्यतः घर का जो एक मुख्य मेल पर्सन होता है उसी के नाम प्रॉपर्टी रहती है, इस चीज को हटाना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो विकलांग व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो एकल महिलाएं हैं, साथ में जो ट्रांसजेंडर समाज है और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस स्कीम के तहत। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप, इनको बेसिकली एलिजिबल माना गया है अलग अलग कैटेगरीज के तहत। इनमें से भी लेकिन जो एकल महिला है, जो ट्रांसजेंडर है, वरिष्ठ नागरिक है, विकलांग है, ठीक है, इन लोगों को और भी ज्यादा प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज दी जाएगी। ठीक बात है, इतना आप अच्छे से समझ गए। देखिए ये योजना है, बेसिकली इसके 4 घटक हैं। तो पहला घटक क्या है, ISSR यानी कि इन सिटू स्लम पुनर्विकास। देखिए इन सिटू मतलब आपको पता होगा बेसिकली शहरों के चारों तरफ जो स्लम बस्तियां होती हैं उनका विकास हो जाता है। गाँव से प्रवास करके शहरों में आए हुए वो लोग जो नौकरी की तलाश में यहाँ आए हैं वो बेसिकली इन बस्तियों में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन बस्तियों में ना पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था होती है, ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो उन स्लम्स को वहीं के वहीं उनका पुनर्विकास करना, उनको बेटर तरीके से डेवलप करना, ये इसका एक कंपोनेंट है जो मैंने आपको बताया भी था। तो जो आपका ISSR है वो बेसिकली क्या है, सब स्थानीय स्लम पुनर्विकास है। इसके लिए 1 लाख रुपए प्रति आवास का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इसका CLSS है। यहाँ पे क्या होगा, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना दी जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, जो लाभार्थी है उसको करीब 3 से लेकर 6.5% तक की जो ब्याज सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाई लोन लेके लोग घर बनाते हैं, बट ब्याज कैसे चुकाएं, लोन कैसे चुकाएं, तो इस लोन पर इस ब्याज पर सब्सिडी सरकार देगी। एक ये कंपोनेंट है। दूसरा है AHP, भागीदारी में किफायती आवास, ठीक है। इसमें क्या है, सरकारी अनुदान दिया जाएगा 1.5 लाख प्रति आवास का। और फिर चौथा कंपोनेंट आपका BLC, इसमें जो व्यक्तिगत आवास है या तो आप उसको बना रहे हो या उसका विस्तार कर रहे हो पर्सनल लेवल पर, तो भी सरकार आपको 1.5 लाख रुपए प्रति आवास का अनुदान देगी अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। तो देखिए लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण यानी कि BLC, कौन से वाला, जो हमने ये पढ़ा था कि कोई सिंगल व्यक्ति पर्सनल लेवल पर अपना घर बनाना चाहता है। दूसरा क्या है, साझेदारी में किफायती आवास है, ठीक है। यहाँ पे साझेदारी में मिलकर आप चीजों को बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका इन सिटू स्लम पुनर्विकास और एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन 4 अलग अलग कंपोनेंट के तहत इस योजना को बेसिकली जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए इससे क्या फायदा होगा, सबके लिए वन साइज फिट टू ऑल अप्रोच इसको नहीं यूज किया जा रहा है। अलग ज़रूरतों के हिसाब से, अलग कंडीशंस के हिसाब से 4 अलग कंपोनेंट बनाए गए हैं। तो इसको आप अपने एस्से में या एथिक्स के पेपर में या मीन्स के पेपर में फॉर एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं कि वन साइज फिट्स टू ऑल अप्रोच से अलग जो है सरकार अब काम कर रही है। ठीक बात है। चलिए अब ये टॉपिक अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। लेकिन जो प्रश्न है वो स्कीम पर नहीं है बल्कि एक दूसरी चीज पे है। क्या है, किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। तो उत्तर पर विचार करने से पहले जरा प्रश्न पर विचार कर लिया जाए, आखिर प्रश्न क्या है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए किफायती मतलब सस्ता, रेंटल जिसको आप किराए पर ले सकते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे घरों के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। देखिए शहरों में जब लोग अपनी काम पढ़ने के लिए या
नौकरी के लिए आते हैं तो किराए पर घर मिलना आसान नहीं होता, किराए बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो सरकार सबको घर बना कर देगी, ये भी फिर संभव नहीं है। तो क्यों ना ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाएं जहाँ पे किराया सस्ता हो और लोग आकर रह सके, ठीक है, किराया चुका सके और जो है आराम से एक सम्मानजनक पूर्ण जो है जीवन जी सके। तो बेसिकली इस कंपोनेंट के बारे में अब हम स्टेटमेंट पर विचार करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जिसके बारे में जस्ट हमने पढ़ा है, उसकी उप योजना है, ठीक है, जो शहरी प्रवासी और गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब आवास तक मुफ्त पहुंच जो है प्रदान करता है। 2 फैक्ट दिए गए हैं, क्या ये शहरी आवास योजना का एक उप योजना है, उसका एक कंपोनेंट है। दूसरा, क्या ये आवास तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। तो देखिए, पहला वाला जो पार्ट है वो सही पार्ट है, क्योंकि इसको आप योजना के नाम से ही समझ जाएंगे, भाई रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ भी घर बनाने की बात हो रही है, तो मतलब ये मैच कर सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरा ये क्या कह रहा है, मुफ्त पहुंच। देखिए, नाम में ही किफायती रेंट लिख दिया गया है, रेंट तो देना पड़ेगा, हर चीज़ फ्री नहीं मिल सकती है, बट कम देना पड़ेगा, राइट। तो किफ़ायती रेंट आपको जो है मिल रहा है लेकिन मुफ्त नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसके एक मॉडल के तहत जो सार्वजनिक और निजी संस्थाएं हैं वो अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर इस तरह के ARHC का निर्माण करेगी, संचालन और रखरखाव करेगी। तो ये भी बात ठीक है, 2 तरह के एक्चुअली इसके अंदर मॉडल है। एक तो जो सार्वजनिक जो उद्यम वगैरह हैं, या आप कह सकते हैं जो सार्वजनिक आपकी संस्थाएं हैं, उनकी जो ज़मीन पड़ी हुई है उन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा क्या है, आपके पास अगर कोई खाली भूमि पड़ी हुई है, चाहे निजी क्षेत्र में है चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में, तो उस पर बेसिकली आप इस तरह के किफायती कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कीजिए और फिर उनको संचालन भी कीजिए, उनका आप जो है रख रखाव भी कीजिए। इससे क्या होगा, सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को लेकर जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसका यूज कर पाएगी और लोग कम किराए में वहां पर रह भी पाएंगे। अगेन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला ही ठीक है, राइट। दूसरा आई एम सॉरी, केवल हमारा दूसरा ही ठीक है, राइट। पहला गलत है, दूसरा ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज। देखिए, यहाँ पे दिल्ली राइट में एक अरेस्ट हुई है और जो अक्यूज है बेसिकली उसको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहचाना गया है। तो चेहरे की पहचान, हिंदी में इसका मीनिंग है, ये क्या है। देखिए, फेसबुक पे लाखों करोड़ों फोटोज़ का एक डेटाबेस है, लेकिन जब आप एक नाम टाइप करते हैं और वो पहचान के उस फोटो में, कई बार होता है ना जब आप फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, ग्रुप फोटो, ठीक है, तो वहाँ पे वो सजेशंस दिखाने लगता है कि ये फ़ोटो किसकी हो सकती है, आप इसको टैग कर सकते हैं, टैग की सजेशन फेसबुक दिखाता है। तो फेसबुक के एल्गोरिदम को ये कैसे पता चला उन लाखों करोड़ों फोटोज़ में कि जो लोग आपके ग्रुप में हैं वो कौन से लोग हैं। इसका मतलब उनके चेहरे का मिलान फेसबुक ने अपने डाटाबेस की फ़ोटोज़ से किया है और तब जाके उनका पता किया है। यही चेहरे की पहचान है। आप चेहरे का मिलान करके एक व्यक्ति की पहचान करते हैं। जैसे मेरी पहचान एक तो फिंगरप्रिंट से हो सकती है, जैसे थंबप्रिंट सबका यूनिक होता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकते, उसी तरह जो फेस प्रिंट होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। तो उस फेस प्रिंट से, जिस तरह हम फिंगरप्रिंट से पहचान कर सकते हैं, इसी तरह हम फेस से भी जो है पहचान कर सकते हैं। जैसे CCTV फुटेज में कोई अनजान व्यक्ति ATM से चोरी करता हुआ दिखाई दिया, अब उस अनजान व्यक्ति को ढूंढा कैसे जाए, वी डोंट हैव एड्रेस, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सारा एक फोटोज़ का, एक आइडेंटिटी कार्ड का, आधार कार्ड का एक डाटाबेस है, उस अनजान CCTV फुटेज वाले आदमी का चेहरा इस डाटाबेस से मिलान कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा इस आधार कार्ड या इस ID कार्ड वाला आदमी था ये, एंड देन हम उसको जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज के इतने ज़्यादा यूज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल योर स्मार्टफोन, पहले आपके स्मार्टफोन में क्या, आप नंबर लॉक लगाते थे 23405 समथिंग, फिर क्या हुआ, फिंगरप्रिंट लॉक आने लग गए हैं जो भी हैं। एक आपके क्या, फेस लॉक आने लग गए, आपका फेस देखकर ही फ़ोन जो है ओपन होगा, राइट। पहले 2D पे काम करता, तब ये 3D पे आ गया, ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जा रही है फ़ोन में, राइट। अब तो सस्ते से सस्ता फ़ोन भी फेस रिकॉग्निशन लॉक जो है आपको दे रहा है। तो अभी जैसे मैंने चंद एग्जाम्पल्स दिए, तो इससे आपको आइडिया लग गया ये एक बहुत काम की तकनीक तो है, राइट। तो ये है क्या, ये काम कैसे करती है, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, ये एक बायोमेट्रिक तकनीक है,
ठीक है, आधार में भी तो आपका बायोमेट्रिक ही रिकॉर्ड होता है ना, आपकी आंखों को देखते हैं वो लोग, तो इसी तरीके से आपका चेहरा, ये भी एक बायोमेट्रिक तकनीक है। किसी व्यक्ति की पहचान और उसका अंतर करने के लिए चेहरे की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनका ये उपयोग करते हैं। बेसिकली पैटर्न की खोज करना और मिलान करने के लिए जो उपयोग की जाती है तकनीक, वो क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है, जो मशीनों के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विकसित हो रहा है। किसकी वजह से? न्यूरल नेटवर्क की वजह से, उस पर ये बेस है। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगी, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे खाते हुए, चाहे सोने से आधा घंटा पहले, लंच करते हुए, या अगर आप ट्रैवल करके कहीं जाते हैं, तो इन वीडियोस को देखिए, अपने टाइम का सदुपयोग करिए। फ्री टाइम नहीं मिल रहा है तो बिजी टाइम में ऐसा कीजिए, आप खाना बनाते हुए स्पीकर पे लगा के सुन सकते हैं, तो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। तो क्या है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का ही बेसिकली आप कह सकते हैं एक पार्ट है, जो किसी व्यक्ति की चेहरे से उसकी पहचान करने में क्या है, मदद करता है। इसको बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन के रूप में भी पहचाना जाता है, जो किसी व्यक्ति की जो आंख का रेटिना है, नाक, चेहरे का आकार, इसके हिसाब से उसको पहचानने का क्या है, प्रयास करता है। ये देखिए, आपको क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपका चेहरा है, ठीक है, इसको बेसिकली एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। यानी कि आपके फेस की सारी विशेषताओं को नंबर्स दे दिए जाते हैं, देन उन नंबर्स को एक डाटा सेट से मैच किया जाता है। ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर करता है, और वो सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। राइट, तो ये आप देख सकते हैं। समझते हैं टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। सबसे पहले फेस डिटेक्शन, भाई जो चेहरा पहचानना है, सबसे पहले तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, तो फेस डिटेक्शन हो गया। दूसरा जो है, फेस का एनालिसिस होता है, यानी कि आपका जो चेहरा है उसका विश्लेषण किया जाता है। देखिए, हर मानव के चेहरे में 80 आधार बिंदु होते हैं। राइट, सॉफ्टवेयर इन आधार बिंदुओं का विश्लेषण करता है, जैसे कि आंखों के बीच की दूरी कितनी है, गालों की आकृति कैसी है, इन सारे आधार बिंदुओं से वो एक चीज को पहचानता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज है उसको क्या है, डाटा में बदला जाता है। जब चेहरे को स्कैन कर लिया, उसके बाद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसका एक पैटर्न बना देते हैं, और चेहरे की विशेषताएं एक न्यूमेरिक कोड में नंबर बन जाती हैं। जैसे आंखों के बीच की दूरी कैसी है, गालों की आकृति कैसी है, ये सारा आपने एक पैटर्न बना लिया। उस पैटर्न को सॉफ्टवेयर की वजह से आप क्या है, नंबर्स में बदल देते हैं। राइट, फिर उसके बाद क्या है, इस न्यूमेरिक कोड को फेस प्रिंट कहा जाता है। जैसे आपका थंब प्रिंट होता है, ऐसे ही आपका फेस प्रिंट भी होता है। राइट, उसके बाद फेस को मैच करते हैं। जब आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न बन गया है, अब उसको क्या है, डेटाबेस से तुलना की जाती है। डेटाबेस का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे फेसबुक पर इतनी सारी तस्वीरें हैं, राइट, वहां से भी तो पकड़े जा सकते हैं। ये जो डेटाबेस है, इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्रिमिनल को आसानी से ढूंढ लेंगी, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लाभ क्या क्या है, भीड़ के बीच किसी अनजान आदमी की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। दंगों में किसी को भी पहचानना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप इस तकनीक को यूज़ करके वहाँ से लोगों को पहचान सकते हैं। अपराध की जांच करने में ये मददगार है। नागरिक सत्यापन में मदद करेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही जा सकते हैं, तो मैं ही वो आदमी हूँ, इसको पहचानने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। जैसे गेट पर मेरे फेस को स्कैन किया जाएगा, अगर मैं वही आदमी हूँ, मेरा फेस मैच करता है तो गेट ओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सत्यापन हो सकती है। बैंकिंग सेवा में इसको यूज किया जा सकता है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यूज किया जा सकता है, स्मार्टफोन सिक्योरिटी के लिए यूज होता ही है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस। ठीक, अब जब आपने ये टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, ये काम कैसे करती है समझ लिया है, तो आइए प्रश्न देखते हैं जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। क्या है प्रश्न, डिजी यात्रा। ये गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव आया था। इसी डिजी यात्रा के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट पर विचार करना है। पहला कह रहा है, इसके तहत सरकार ने बायोमेट्रिक आधारित जो प्रमाणीकरण प्रणाली है इसको शुरू किया गया है, जिसमें यात्री फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई प्रमुख हवाई अड्डों पर खुद को प्रमाणित कर सकेंगे। मैं ही हूँ,
ये बताने के लिए मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हवाई अड्डों पे कर सकती हूँ। ऐसी सुविधा मुझे सरकार ने डिजी यात्रा के तहत क्या दी है? तो जी हाँ, दी है। डिजी यात्रा एक्चुअली ऐसा ही इनिशिएटिव है, ये ठीक बात है। मार्च 2023 से केंद्र सरकार द्वारा ये पहल पूरे भारत में लागू हो चुकी है। दिस इज अ पास्ट सेंटेंस। अब एक बात बताइए, अगर ये पास्ट सेंटेंस है मतलब कोई चीज़ हो चुकी है, क्या सारे हवाई अड्डों पे ऐसा हो चुका है? मान लीजिए आपने हवाई यात्रा नहीं भी की है, तब भी एक बात बताइए, अगर ऐसा हो चुका होता तो अब तक क्या न्यूज़पेपर्स में या आपको अपने नाते रिश्तेदारों से इस बात का पता नहीं चल गया होता? देखिए, पूरे भारत में नहीं लागू हुई है, चंद मेगा सिटीज में फीस वाइज मैनर में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है और धीरे धीरे इसको जो है पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो ये क्या स्टेटमेंट है? ये आपको गच्चा देने वाली स्टेटमेंट है, ये गलत है, ठीक है। फिर ये कह रहा है, ये जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो आपकी है, उसके समन्वित प्रयास के साथ उद्योग के नेतृत्व वाला एक इनिशिएटिव है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, यूपीएससी जब कोई स्कीम, किसी इनिशिएटिव, किसी एप्लीकेशन के बारे में पूछती है जिसको सरकार की तरफ से डेवलप किया गया है, लाया गया है, तो मिनिस्ट्री का नाम वो जनरली देते हैं। और बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी रहती है कि मिनिस्ट्री का नाम गलत रहता है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बनता है तो फैक्ट्स को बदलना, रिप्लेस करना आसान होता है। इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स आपको पता ही होती हैं, जनरली ठीक ही होती है। तो देखिए, मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पे अगेन गलत है, लेकिन आप फंस सकते हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया आ गया है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मिनिस्ट्री के नाम में भी टेक्नोलॉजी है, तो इट कुड बी राइट, बट नो, इट इज़ नॉट राइट। क्यों? क्योंकि जो आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उनके द्वारा बेसिकली इस इनिशिएटिव को लेकर आया गया है, वो इसकी नोडल एजेंसी आप ये कह सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? हमारे दो गलत है, केवल पहला ठीक है, ए यानी कि केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। थर्ड टॉपिक, डिजिटल लेंडिंग के लिए नए दिशा निर्देश। तो देखिए, डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कस्टमर्स को बेसिकली जो आप एक तरीके से अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज का यूज़ करूँ तो लूटा जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। और डिजिटल लेंडिंग जिस हिसाब से हमारे देश में एक डिजिटल लिटरेसी की कमी है, ठीक है, तो उस इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए सरकार की आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आसान करते हैं, डिजिटल लेंडिंग होता क्या है? डिजिटली चीज़ों का उपयोग करके, डिजिटली चीज़ें क्या है? कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट जिसको आप अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो आपने बैंक नहीं जाना है, आपने किसी से इन पर्सन मिलना नहीं है, आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटल माध्यम से जब पैसा उधार लेना और देना है तो ये डिजिटल लेंडिंग के डेफिनेशन में आ जाता है। जब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही हैं, फ़ोन वगैरह के माध्यम से हो रही हैं, तो फ्रॉड की संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि कंज्यूमर्स के अंदर अभी अवेयरनेस भी कम है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई नए गाइडलाइंस लेके आई है, ठीक। अब समझ में आ गया? चलिए, तो बेसिकली ये जो डिजिटल लेंडिंग है, इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप 2021 में ही आरबीआई के द्वारा जो है आप कह सकते हैं लाया गया था। उस वर्किंग ग्रुप ने कुछ सिफारिशें दी थी, उन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखकर अब आरबीआई ने एक जो है इन गाइडलाइंस को जारी किया है। उस वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को नवंबर 2021 में ही पब्लिक कर दिया गया था। तो देखिए, पहले तो जो आरबीआई है उन्होंने जो डिजिटल उधारदाता है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जो लोग डिजिटली ऋण देते हैं वो 3 कैटेगरीज में हैं। पहले कौन से? जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और उधार देने के लिए उनको क्या है, आरबीआई की तरफ से अनुमति दी गई है, ठीक है। दूसरे कौन से हैं? जो आरबीआई द्वारा तो रेगुलेटेड नहीं है लेकिन कोई अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिए अधिकृत है, लेकिन आरबीआई द्वारा वो विनियमित नहीं है, बट अगेन किसी न किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से क्या है, उनको अनुमति मिली हुई है। फिर वो है जो किसी भी वैधानिक या नियामक प्रावधानों के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्था है, जिनको कोई रेगुलेट नहीं करता, जो मनमर्जी भगवान के भरोसे चल रही है, ठीक है। ऐसे कुछ 3 दी गई है। अभी आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है तो कॉमन सेंस की बात है, उनको किया होगा जो उसके द्वारा रेगुलेटेड है, भाई ये दो तो उसके दायरे से ही बाहर आती है, तो सही बात है। ये जो दिशा निर्देश आरबीआई ने जारी किए हैं ये पहली श्रेणी या फिर जो आरबीआई द्वारा रेगुलेट संस्थाएं हैं उनके लिए जारी किए गए, ये एक स्टेटमेंट के रूप में बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा।
अन्य संस्थाएं जो दूसरी और तीसरी श्रेणी में आती हैं, इनको कौन रेगुलेट करेगा भाई? इनको भी तो करना है। तो आरबीआई ने बेसिकली जो इनसे संबंधित नियामक है या इनसे संबंधित जो प्राधिकरण है या केंद्र सरकार से इस विषय पर गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है, जो कि इन्हीं गाइडलाइंस के अनुरूप हो। ऐसा उन्होंने कह दिया भाई, जो भी इनको रेगुलेट करता है वो लोग जो है गाइडलाइन जारी करें, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करें तो अच्छी बात है। अब आरबीआई ने क्या कहा है? एक तो देखिए, आरबीआई विनियमित संस्थाएं होती है, रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं या रेगुलेटेड एंटरप्राइजेस होते हैं, तो उनको बोलते हैं आरई। दूसरी होती है और उनके उधार सेवा प्रदाता होते हैं, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। भाई एक संस्था है, इसको आरबीआई की तरफ से रेगुलेट किया जाता है, इसके अंदर बाकी और हैं जो क्या है, उधार देने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो आपके एलएसपी है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है। एक आपकी डिजिटल उधार ऐप होती है, डिजिटली लेंडिंग एप्स होती हैं, डीएलए। ठीक है, ये सब इनके लिए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी ऋण और वितरण पुनर्भुगतान केवल बैंक खाते के बीच निष्पादित किया जाएगा। भाई जो पैसा आप दे रहे हो और जो पैसा आपको वापस मिलेगा, ये पूरा का पूरा बैंक अकाउंट के माध्यम से, ऑफिशियली चैनल के माध्यम से होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी का लेना देना इसमें नहीं होगा। आप किसी तीसरे पार्टी को नहीं बोल सकते। दो पार्टी कौन? उधार देने वाला, उधार लेने वाला, ये दो पार्टी है। इनके बीच में बैंक अकाउंट के माध्यम से सारी चीजें होंगी। किसी थर्ड पार्टी को ना तो आप ये कह सकते पैसे दे आओ, ना थर्ड पार्टी लेके आएगी। ये तो मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा है, एलएसपी को अगर कोई भी शुल्क देना है, किसको? जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो कौन देंगे? वो देखिए सीधे आरही देंगे। ठीक है, एलएसपी द्वारा उधारकर्ता से कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। आरई के नीचे एलएसपी है, एलएसपी के नीचे कस्टमर्स है, कस्टमर से आप कोई शुल्क नहीं लोगे। कोई शुल्क अगर ऐसा है तो आरई एलएसपी के बीच में उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, फिर आरई ये कहता है, जो आरई है, रेगुलेटेड जो एंटिटीज हैं, वो उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर के रूप में डिजिटल ऋण के सभी समावेशी लागत का खुलासा करना अनिवार्य है। ईयरली कितनी दर से उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और क्या खर्चे हैं, क्या कोई हिडन कॉस्ट है, पैसा जो आपको मैं उधार दे रहा हूँ इसमें आपको मुझे क्या चुकाना पड़ेगा, हर एक लागत के बारे में आपने खुल के जो है कंज्यूमर को बताना पड़ेगा। राइट। इसके अलावा क्या कहा है कि आपने अपने उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण तथ्य जो है, विवरण, राइट, ये जो है प्रदान करना होगा और उसका एक मानकीकृत फॉर्मेट होगा। फिर क्या है, जब तक आप उपभोक्ता से उसकी रिकॉर्ड में स्पष्ट सहमति नहीं ले लेते, क्रेडिट सीमा में ऑटोमेटिक वृद्धि नहीं हो सकती। कई बार देखिए क्या होता है ना, आपने किसी से उधार लिया है, वो अगर आप कैंसिल नहीं करते तो ऑटोमेटिक रूप से वो अगले 1 साल के लिए फिर बढ़ जाता है। आपको स्पेसिफिकली कैंसिल करना पड़ता है, नहीं तो वो रिन्यू होता रहता है। ठीक बात है। तो कई बार आप भूल जाते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने साफ कह दिया, जब तक स्पष्ट रूप से सहमति ऑन रिकॉर्ड नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक रूप से रिन्यू नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी को ऋण का विस्तार कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो साख का आकलन करना पड़ेगा। उसका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसा है, चुका भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा, एनपीए बन जाएगा। तो साख का आकलन करना भी क्या है, जरूरी है। ठीक बात है। इसके अलावा जो आरई है, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो एलएसपी है वो एक जरूरी सूचनाओं के अलावा, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इनके अलावा उधारकर्ताओं की जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। डाटा प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। और जो एप्स है वो उधारकर्ताओं से अगर किसी विशिष्ट डेटा को स्टोर करने के लिए एक पॉपअप पे नोटिफिकेशन देते हैं, तो उधारकर्ता के पास, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो ऐप्स कहते हैं ना, आपके कैमरा की, आपके कॉन्टैक्ट की, आपके माइक्रोफोन की, आपकी गैलरी की परमिशन हमें दीजिए। अगर आप परमिशन नहीं देते वो ऐप काम ही नहीं करते, है ना। यहाँ भी आरबीआई ने कहा है उधारकर्ता के पास बेसिकली इस चीज को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो डाटा आपने इकट्ठा कर लिया है उसको हटाने का भी विकल्प रखना पड़ेगा, और अगर पहले दी गई सहमति रद्द हो गई है, इसका विकल्प भी देना पड़ेगा। यहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो है आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। ठीक बात है। चलिए, ये सारा आप समझ गए। अब आइए इस पर जो है विचार करते हैं। डिजिटल लेंडिंग की हम बात कर रहे थे, उसी पे क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना शामिल है। बेसिकली डिजिटल लेंडिंग की वही डेफिनेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई थी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो भैया ठीक है।
फिर ये कह रहा है डिजिटल लैंडिंग विशेष रूप से जो सूक्ष्म उद्यम है, जो कम आय वाले उपभोक्ता है, उनमें जो भारी ऋण की जरूरत है उनको पूरा करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। जो छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जिनको बेसिकली पैसा चाहिए, अनमीट है उनकी जो पैसे की ज़रूरत है, वो डिजिटली माध्यम से बड़ी आसानी से पैसा उधार ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन है, ये इसका उद्देश्य है। फिर ये कह रहा है डिजिटल लेंडिंग के लिए आरबीआई की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, इसमें जो कर्ज का भुगतान और उनकी वसूली होगी उसका अधिकार एक थर्ड पार्टी द्वारा कराए जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब आपने मुझे ये स्टेटमेंट खुद बताना है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरे का क्या आंसर होगा ये बता के कौन सा सही है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक बात है। चलिए फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं। केंद्र ने राज्यों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो देखिए केंद्र ने क्या किया है, कर हस्तांतरण की 2 मासिक किस्त जो है इनको दे दी है, ताकि जो पूंजीगत व्यवसाय जो उनकी क्षमता है उनको फ्रंट लोड करने में मदद मिले। फ्रंट लोड करने में मदद मिले मतलब देखिए, एक तो सरकार के क्या खर्चे होते हैं, सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, इससे सरकार को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, लोग काम कर रहे हैं, बट कुछ कैपिटल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा तो जनरेट नहीं हो रहा जिससे सरकार को आगे इनकम मिले। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़रूरी है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इस तरह की चीज़ें। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, जैसे सरकार किसी हाईवे का निर्माण कर दे, उस हाईवे से आप टोल वसूल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा ही एक और सर्विस ऐसी चला दे जिससे आपको बाद में शुल्क मिल जाए। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसको एक देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसी को करने के लिए, पूंजीगत व्यय क्षमताओं को फ्रंट लोड करने में मदद देने के लिए बेसिकली केंद्र सरकार ने ये पैसा दिया है। ठीक है, देखिए जुलाई में जीएसटी के मुआवजे की हो गई समाप्ति। तो जो केंद्रीय और कर और शुल्क, जो केंद्रीय कर और शुल्क होते हैं, उसकी जो शुद्ध आय होती है, नेट इनकम जो होती है, उसका दुगना हिस्सा राज्यों को दिया है। इससे क्या है, नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, राज्यों के पास जब पैसा ज़्यादा होगा तो पूंजीगत व्यय ज़्यादा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे क्या है, योजनाओं को बनाने में, क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। ठीक बात है। देखिए देने थे करीब 58,000 करोड़ रुपीज़, बट दिए कितने हैं, करीब 1,16,000 रुपीज़। नॉट एग्जैक्ट फिगर, जस्ट अप्रॉक्सीमेट आइडिया। अब बात करते हैं कि इस बातों से जितना भी हमने पढ़ा, ये तो पता चलता है कि हमारे यहाँ राज्य पैसे के लिए केंद्र पर काफ़ी डिपेंड है भाई, तभी तो केंद्र पैसा दे रहा है, राइट। और इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि जीएसटी का मुआवजा भी केंद्र ने बंद कर दिया है। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक आता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना करनी है। तो जब हम पैसे की बात कर रहे हैं राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, तो हमें पता हो दुनिया में और क्या हो रहा है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में भारत की तरह जो राज्य है उनको राजस्व प्राप्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड वाले जैसे देश हैं उसमें जो संविधान के अंदर वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है वो भारत के विपरीत किया गया है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से जो है प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए केंद्र से राज्यों को जो राजस्व मिलता है वो कितने टाइप से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 पॉलिटी। तो एक तो तरीका है ट्रांसफर, हस्तांतरण। ये क्या मिलता है, करों में राज्यों का हिस्सा। देखिए केंद्र सरकार बहुत सारे करों की उगाही करती है, उसमें से कुछ कर वो सिर्फ अपने पास रखते हैं, कुछ कर वो राज्यों को दे देते हैं, कुछ कर ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र और राज्यों को बंटवारा किया जाता है। ये बंटवारा एक फॉर्मूले के बेस पे होता है, जैसे इस बार 15वें वित्त आयोग ने फॉर्मूला दिया था जिसमें 41% के आसपास पैसा जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बटेगा। ठीक बात है। तो ये जो सेंटर से स्टेट्स को ट्रांसफर हो रहा है करों का, ठीक है, करों का एक पूल है पूरा का पूरा, उस पूल को विभाजित किया जाएगा, केंद्र का हिस्सा केंद्र को, राज्य का हिस्सा राज्य को दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। लेकिन ये अतिरिक्त बजट ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन टैक्सेस के पूल से राज्यों को जो हिस्सा देता है उसका जिक्र बजट में नहीं होता, इट्स एन एक्स्ट्रा बजट आप कह सकते हैं टाइप रहता है।
उसके अलावा एक योजना से संबंधित हिस्सांतरण होता है। सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है, हम रोजाना पढ़ते भी। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है, उसमें कुछ हिस्सा राज्य खर्च करते हैं, कुछ केंद्र खर्च करता है। तो बेसिकली केंद्र इसके लिए भी सरकार को, राज्य सरकारों को काफी पैसे देता है। स्कीम्स को, योजनाओं को चलाने के लिए भी केंद्र राज्यों को पैसे देता है। ये काफी बड़ा हिस्सा होता है। इसका जिक्र बजट में होता है, बजट आवंटन के आधार पर। एक होता है वित्त आयोग अनुदान। देखिए, एक तो फाइनेंस कमीशन ने ट्रांसफर की बात की, दूसरा वो कुछ ग्रांट की, अनुदान की बात करते हैं। तो देखिए, राज्यों को हस्तांतरण के रूप में दिया जाता है, इसका जिक्र भी बजट आवंटन में होता है। ठीक बात है। तो ग्रांट को जो है बजट में लिखते हैं। फिर एक अन्य स्थानांतरण होते हैं, कुछ अदर ग्रांट्स, कुछ अदर गिफ्ट्स, कुछ अदर उधारियां, कुछ अलग पैसा जो है सरकार की तरफ से राज्यों को दिया जाता है। अगेन ये भी बजट आवंटन के आधार पर होता है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज याद रखिएगा। मेरा मानना यह है कि इस बार इस पे एक प्रश्न जो है आ सकता है। ठीक बात है। चलिए, अब देखिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 275 है, वो संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध करे जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, कुछ अन्य अनुदान भी दिए जाते हैं। तो जब संसद को ऐसा लगे भाई कुछ राज्यों को डायर नीड है, तो पैसा आप दे सकते हो। ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग ने इस बार क्या सिफारिशें दी। जब पैसे की बात आती है तो ये तो आना ही चाहिए। एक तो हुआ है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर आपका सेंटर बैठा हुआ है, नीचे आपकी स्टेट्स या यूटीज बैठी हुई है। तो ये सेंटर से स्टेट को पैसा, मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन। देखिए 21-22 से शुरू होकर जो 5 साल तक की अवधि रहेगी, इसमें से करों का जो विभाज्य पूल है उससे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी स्टेट्स को, 41% की हिस्सेदारी मिलेगी। अब एक बात बताइए, ये सेंटर था, ये आपके स्टेट और यूटीज थे। ठीक है। तो ऊपर से नीचे जो पैसा आएगा वो तो 41% आएगा, इसको वर्टिकल कहते हैं। अब इनको भी कितना पैसा मिलेगा, सबको बराबर तो मिलेगा नहीं। तो ये जो आपस में बढ़ता है, इसको बेसिकली अब आपको क्या कहेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल, आई एम सॉरी, वर्टिकल ये होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल, राज्यों के बीच पैसा कैसे वितरण होगा, कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को परसेंटेज देती है, जिस राज्य को उस फैक्टर के हिसाब से जितना पैसा मिलेगा उतना दे देगा। फॉर्मूला है, जैसे जनसांख्यिकी प्रदर्शन पे आप कैसा कर रहे हैं 12.5%, आय के लिए आप कैसा कर रहे हैं 45%, जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी का क्या हिसाब किताब है 10%, कर और वित्तीय प्रयासों के लिए 2.5%। इस सब को मिलाकर जिस राज्य ने जिस फैक्टर पे जैसा काम किया होगा उसको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा। ठीक बात है, अच्छे से समझ गए। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में शामिल किए बिना केंद्र राज्यों के करों के हिस्से से उनको सकल कर राजस्व स्थानांतरित करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो 41% केंद्र से राज्यों को दिया जा रहा है टैक्स के एक पूल से अलग करके, वो अतिरिक्त बजट ये होता है। ये बात ठीक है। फिर ये कह रहा है केंद्र से राज्यों को एक बड़ा जो हिस्सा मिलता है वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में प्राप्त होता है और ये केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है। यस, दिस इज राइट, क्योंकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत पैसा देते हैं बजट में उसका मेंशन रहता है। यही मैंने आपको सिखाया भी था। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, दोनों सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। लास्ट टॉपिक, जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आया था, द सेम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पे अगर हम अल्पसंख्यकों को मान्यता देंगे ये है कानून के विपरीत, क्योंकि उससे पहले 2 स्टेटमेंट में उन्होंने परिस्थिति को क्लियर कर दिया था। क्या था? केरल शिक्षा विधेयक मामला 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्लॉक या जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान नहीं की जाएगी। इसके बाद टीएम में पाई केस 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था भाषाई और अल्पसंख्यक जो है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक राज्यों को एक इकाई लेकर निर्धारित होते हैं, ना कि राष्ट्रीय स्तर। नेशनल लेवल पर आप माइनॉरिटीज को नहीं बताएंगे, स्टेट के लेवल पर आप माइनॉरिटीज को बता सकते हैं।
तो आइए भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है इसको समझते हैं। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा केवल उन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित किया गया है। इस एक्ट की इस धारा के अंदर जिनको नोटिफाई कर दिया वो हमारे माइनॉरिटीज हैं। कौन कौन है? तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, इनको तो पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था। 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यकों का दर्जा जो है दे दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ड का क्या मतलब होगा, इस चीज को संविधान परिभाषित नहीं करता है, लेकिन वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे अनुच्छेद 29 जो ये कहता है विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को दोनों को है। अगर आप अपनी लिपि को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपको फंडामेंटल राइट है। दूसरा है अनुच्छेद 30, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन। ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है। अल्पसंख्यक अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ये राइट फंडामेंटल राइट के रूप में माइनॉरिटीज को बस है, मेजॉरिटीज को नहीं है। ठीक बात है। फिर देखिए अनुच्छेद 350B है जो कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति जो है करते हैं। ठीक बात है। चलिए अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में मैंने पूछा है। माइनॉरिटीज हमने समझ लिए टॉपिक के रूप में, आयोग को हम समझेंगे क्वेश्चन के रूप में। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा टॉपिक के रूप में, डिजी यात्रा को समझा क्वेश्चन के रूप में। तो इस तरीके से हम 10 चीजें कवर कर लेंगे। ठीक बात है। तो देखिए 1993 में एक संविधान संशोधन के द्वारा जो ये आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा जो है दे दिया गया है। दूसरा ये कह रहा है 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है, आपको अभी पता है, मैंने याद भी हो गया होगा। दूसरा कह रहा है जो आयोग है उसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो पद धारण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक होता है। फिर ये कह रहा है संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के द्वारा जो है सांविधिक दर्जा जो है दिया गया है। संवैधानिक नहीं, सांविधिक, तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद जब आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की बात आती है तो वो 3 साल है, ना कि 5 साल। पॉलिटी में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है संविधान धार्मिक भाषा अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, बिल्कुल देता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 परिभाषित नहीं करता, रिकॉग्नाइज तो करता ही है, परिभाषित नहीं करता कि कौन अल्पसंख्यक होंगे, ये काम संसद पे उसने छोड़ दिया है। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। ठीक बात है। पहला तीसरा गलत है, दूसरा चौथा ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा क्या पूछा हुआ है कि कौन सा सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। तो चलिए आज अच्छे से हमने चीज़ों को समझा है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन की सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बतानी है तो बताइएगा, शर्माइएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिए। आपके सफल होने की प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।